हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर बेटा आपको साइंस की, मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है, प्लस सीडीपी के बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। इसलिए जो बच्चे पहली बार आए हैं बेटा, वो वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। और जितने भी आपके सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेटा देखिए, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के पास होंगे, सॉल्यूशंस भी आप सभी के साथ होंगे, पास होंगी। तो इस वीडियो में क्या स्पेशल है? इस वीडियो में ये स्पेशल रहेगा बेटा, हम एक क्वेश्चन को डिटेलिंग में करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और कैसे आ रहा है। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो ये पेपर है, ये 8 फरवरी 2026 का पेपर है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जो लेटेस्ट पेपर है हम वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने डे 1 की वीडियो बनाई थी बेटा, वो 7 फरवरी 2026 का पेपर हमने उसके अंदर सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला बेटा मेरे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है, इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड। अगर बेटा किसी बच्चे का फिजिकल शारीरिक विकास जो है उसमें देरी हो रही है, तो उनका जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है उस पे भी असर होता है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, देखिए सोशल होता है, इमोशनल होता है, फिजिकल होता है, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ये कहीं न कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर एक भी डेवलपमेंट पे अफ़ेक्ट होता है तो उसका अफ़ेक्ट बेटा दूसरे डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि रीज़न क्या दे रखा है? रीज़न दे रखा है हमारे को कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट कंटिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट। जब बच्चों का बेटा डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी मतलब कि पहले हमारा ये डेवलपमेंट होता है, फिर ये डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से हमारी क्या होती है बेटा, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, मेरे ट्रू है। और जो रीजन है बेटा वो भी ट्रू है, तो ऑप्शन क्या आएगा, 1 आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे से बेटा हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब समझिए पहले। कॉग्निटिव रिलेटेड होता है मेंटल से, मानसिक से। ठीक है, मानसिक डेवलपमेंट से। हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है कॉग्निटिव। अब देखिए, जीन पियाजे हैं चाहे लाइफ वाइगोस्की हैं, ये दोनों ही एक पर्सन क्या कहते हैं कि बच्चे जो सीखता है बेटा वो किससे सीखता है, कंस्ट्रक्ट करके, यानी कि अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। यही बात जीन पियाजे बोलते हैं, यही बात हमारे लेव वाइगोस्की बोलते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि बच्चे को क्या होना चाहिए बेटा, एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए, ना कि पैसिव। पैसिव मतलब कि बच्चा बस सुन रहा है, सीख कुछ नहीं रहा, अपने आप से कुछ नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा। वो एक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटी के माध्यम से अपने लोगों के बीच में रह के वो क्या करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। दोनों का यही कहना था। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास नए फैक्ट्स और आइडिया हैं उनको बस ऐड कर दो अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, नहीं। बेटा, अगर आप नए आइडियाज और फैक्ट को बस अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें सिर्फ आप ऐड कर रहे हो सिर्फ, तो क्या है, सिंपली ऐड करने से उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, आपका कुछ नहीं हो रहा। तो एक तरीके की पैसिव लर्निंग है। और आपका जीन पियाजे बेटा पैसिव लर्निंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। is depend upon the development of language capabilities. Okay, is the process of acquiring ability to use cultural tools। देखिए, cultural tools की बात बेटा लाइव वाइगोस्की करते हैं, जीन पियाजे नहीं करते।
is the process of adaptation to the environment by changing the one's schema. बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चा क्या करता है कि अपने जो सराउंडिंग में जो चेंज आता है, ठीक है, कोई भी चेंज आता है उसके उसको अडेप्ट करता है। क्या करता है? उसको अडेप्ट करता है। कैसे अडेप्ट करता है? देखिए, हमने मान लीजिए एक एक कोई भी चीज देखी। मान लीजिए बच्चे ने क्या देखा? एक पेंसिल देखी, ठीक है, एक बच्चे ने पेंसिल देखी, अभी तक उसे पेंसिल के बारे में ही पता है, तो उसने उस पेंसिल का क्या बना लिया? एक स्कीमा बना लिया। क्या बना लिया? उसका एक स्कीमा बना लिया। उसे पता है कि इस तरह से दिखने वाली चीज क्या है? एक पेंसिल होती है। अब क्या हुआ? उसे एक नई चीज दिखाई दी। उसे नई चीज क्या दिखाई दी? पेन दिखाई दिया। अब क्या दिखाई दिया? पेन। तो अब वो क्या सोच रहा है कि ये क्या चीज है? ये तो मुझे पेंसिल ही लग रहा है। एक्चुअली में वो क्या है? वो है पेन। तो अब क्या होगा बेटा? उस पेन को वो क्या करेगा बेटा? अपने जो पहले से स्कीमा उसने अपने माइंड में बना रखा है, उसको चेंज करेगा और उसमें एक इंफॉर्मेशन और नया स्कीमा बनाएगा कि इस तरह से दिखने वाली चीज हमारी पेंसिल होती है और इस तरह से दिखने वाली चीज मेरी क्या होती है? पेन। तो जब वो बेटा अपनी एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन करता है, अपनी स्कीमा को चेंज करता है, तो वही उसका क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर बेटा दो चीजें आ जाती हैं आपकी, एसिमिलेशन। दो प्रोसेस होते हैं बेटा, एसिमिलेशन होता है और एक होता है एकोमोडेशन। क्या होता है? एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेट मतलब नई इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करना और एकोमोडेशन मतलब कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर चेंज लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट। ये कहते हैं कि क्या टीचर को ग्रुप वर्क इंटरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, कोलैबोरेशन को? नहीं बेटा, हमारे जितने भी आपके ये हैं, वाइगॉस्की हैं या आपके पियाजे हैं, ये सब क्या कहते हैं? बच्चा कैसे सीखता है? ग्रुप में काम करके सीखता है बेटा, इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है, कोलैबोरेट करके सीखता है। तो हमें इसे अवॉइड नहीं करना, इसे क्या करना है? प्रमोट करना है। तो फॉल्स। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। मैंने अभी बताया लर्निंग पैसिव प्रोसेस नहीं होता बेटा, कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। मेमोराइजेशन इमिटेशन से नहीं होता। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है रैपिड इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलसेंस। बेटा जब हमारा एडोलसेंस में जो सबसे पहले बेटा इंक्रीज होता है, एकदम से जब हाइट और वेट बढ़ता है, ठीक है, किससे पहले? सेक्सुअल मैच्योरिटी आने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट में क्या होता है? आपकी जो बॉडी होती है बेटा उसके अंदर से एकदम से हाइट निकलती है, एकदम से आपका वेट बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है when talking about differences, when talking about differences, expression that put the person ahead of the difference should be used, such as using the student with the disabilities rather than disabled student. बेटा यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। इन्होंने बोला है जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, ये ठीक है, जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो जब हम उस टाइम पे अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, तो उसमें जब हम बात को कहते हैं तो हमारे को बेटा पर्सन को पहले रखना चाहिए, डिफरेंस से पहले। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि बजाय डिसेबल्ड स्टूडेंट के, हम एक तो हम बोल रहे हैं कि डिसेबल्ड स्टूडेंट, ठीक है, इसमें क्या करा हमने? जो कमी है उसे पहले रखा, पर्सन को बाद में रखा। ठीक है, और एक तरीका है कहने का, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर क्या है? कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि हमें पर्सन को पहले रखना चाहिए, डिसेबिलिटी को बाद में रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, हमें क्या करना चाहिए कि पर्सन को पहले रखना चाहिए, उसके बाद हमें उसकी जो डिफरेंसेस हैं, उसकी जो कोई डिसेबिलिटी है उसको रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक तो बोल रहे हैं डायबिटिक स्टूडेंट या डायबिटिक पर्सन, और एक हम बोलते हैं
पर्सन विद डायबिटीज। तो हम जब पर्सन विद डायबिटीज बोलते हैं, ये बेटर वे होता है से करने का, किसी बात को कहने का, बजाय ये कहने के कि ये तो पर्सन ही डायबिटिक है। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड होते हैं, उसको शेप मिलती है। ठीक है, हम किस तरीके से किसी चीज को प्रोसीड कर रहे हैं, वो हमारे को हेल्प करता है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। बात सेम है लेकिन कहने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। क्या कहते हैं ये, द लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं बात करते हुए लर्नर्स के बारे में, जिनकी नीड्स अलग होती हैं, वो शेप करती हैं पर्सपेक्टिव को और एटीट्यूड को। बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और करेक्ट रीजनिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन का, चिल्ड्रन इन द मिडिल स्कूल शुड बी एनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन डेली वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। ये कहते हैं कि बेटा जो मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को क्या होता है बेटा, डेली या वीकली बेसिस पे लिखें और फिर उसके ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो मिडिल स्कूल में जो बच्चा होता है ना, उसके जो इमोशंस होते हैं बहुत अप एंड डाउन जाते रहते हैं, वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता। ठीक है, जो इस वजह से क्या होता है ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा क्या करे, उसकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसे पेपर में लिखेगा। अब क्या होगा ना, जब वो पेपर में लिखेगा या अपने इमोशंस को जब लिखेगा ना, तो वो एग्ज़ैक्टली समझ पाएगा कि वो उसको एग्ज़ैक्टली कैसा इमोशंस आ रहा है। और अगर वो अपने इमोशन को समझ पाएगा, तो वो उसके ऊपर काम कर पाएगा, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो ये मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एन एक्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर लर्नर बेटा अपने इमोशंस को समझ पाएगा, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर एक्शन ले पाएगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा क्या होता है, वो अपने इमोशंस को ही समझ नहीं पाता। अगर वो इमोशन समझ ही नहीं पाएगा, तो वो आगे एक्शन कैसे ले पाएगा। तो इमोशन समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कि हम अपने इमोशंस को कैसे करें बेटा, एक पेपर पे, किसी कॉपी पे हम लिखें। जब हम लिखेंगे ना, हम अपने इमोशंस को वर्ड देंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हम एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर वन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेटा कौन सी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। रिकॉग्नाइज पैटर्न और रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना, ये तो बेटा अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। लॉजिकल रीजनिंग को यूज करना सॉल्व करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ओवरलुकिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ओवरलुकिंग मतलब क्या होता है बेटा, नजरअंदाज करना। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको क्या हमें नजरअंदाज करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए? नहीं बेटा, हमें तो बल्कि उसे अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे, when children reach the point of being able to generalize and engage in trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their head, they are in। तो मैंने बताया था बेटा, इसमें देखिए इसका एक mnemonic था SPCF। ठीक है, तो SPCF मतलब सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बेटा इन्होंने बोला है वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा चीजों को जनरलाइज कर पाता है, ट्रायल और एरर की मदद से बेटा हाइपोथेसिस कर पाता है, टेस्टिंग कर पाता है अपने माइंड में। तो बेटा ऐसी स्टेज में बच्चा कौन सी स्टेज में पहुंच जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, जहां उसके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली इन अ मीनिंगफुल वे व्हेन। स्टूडेंट बेटा अच्छे से कब लर्न करता है, कब, जब कंटेंट उसे बेटा प्रेजेंट किया जाए है एक मतलब प्रॉपर, मतलब अनक्लियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं। जब तक बेटा उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो कैसे सीखेगा। ठीक है, फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड। बेटा हमें कभी भी फेलियर पे नहीं बल्कि मास्टरी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
न्यू कंसेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियसली लर्न मटेरियल। देखिए हमेशा ये बोला जाता है, सीडीपी के अंदर हमेशा ये सिखाया जाता है कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वो उनकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ सके। तो ये भी गलत है। नया कंसेप्ट हमेशा प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। Their response and subjective experiences are attended and valued। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट जो भी लर्न कर रहा है बेटा, जो भी सीख रहा है, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं, उसके जो एक्सपीरियंस है, उन्हें अटेंड करना चाहिए टीचर को और उनको वैल्यू देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब बच्चे के बेटा एक्सपीरियंसेस को, उनके थॉट्स को सुना जाएगा तो उन्हें एनकरेजमेंट मिलेगा। अब जब वो एनकरेज होंगे तो वो उसके अंदर बेटा और मेहनत करेंगे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग रिजॉल्व। ये कहते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग कि बहुत छोटे बच्चों के अंदर बेटा कौन सा आपका मोरल रीजनिंग होता है। तो बेटा उनके अंदर होता है ईगोसेंट्रिज्म। क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म। क्यों होता है? देखिए, जो सबसे छोटा बच्चा होता है बेटा, बहुत यंग बच्चा होता है, वो क्या चाहता है? वो कोई भी काम किस लिए करता है? रिवॉर्ड के लिए करता है, इनाम के लिए करता है। ठीक है, तू मेरा कर, मैं तेरा करूंगा। इस टाइप के, मतलब इस टाइप की मोरल रीजनिंग पे उसका काम चलता है। एथिक ऑफ केयर तो बेटा जो हमारे कैरल गिलिगन थे उन्होंने बोला था, इनका तो था ही नहीं। ठीक है, लॉ बेटा, ये लॉ और पर्सपेक्टिव ऑफ अदर जो होता है, ये हमारी स्टेज आपकी थ्री स्टेज 2 में होता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स यानी कि हम दूसरों का सोच के करते हैं, और एथिक ऑफ लॉ में क्या होता है, हमारे लिए जो लॉ होता है, कानून होता है, बस वही सही होता है और कुछ सही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ये कहते हैं डाइवर्सिटी से क्या होता है कि टीचिंग और लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होता है। सही बात है। engaging in conversation across differences hinders the children ability to think critical and creatively। ये कहते हैं कि अगर हम डिफरेंसेस को कन्वर्सेशन में लेके आएंगे तो उससे बच्चे की जो एबिलिटी है सोचने की, क्रिटिकली और क्रिएटिवली करने की, वो हिंडर होती है, रुकती है नहीं बेटा, उससे तो बल्कि उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज टू कैटर द डाइवर्स नीड ऑफ। देखिए हमारे बेटा क्लासरूम में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी जो नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो अगर हमारे को इन उन बच्चों की नीड्स को कैटर करना है तो कौन सी सबसे अच्छी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है? डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमारे लेक्चर को फ्रेम करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम में ये बिल्कुल गलत है बेटा। स्टैंडर्डाइज करिकुलम मतलब कि सब बच्चों के लिए एक जैसा करिकुलम। ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए भी और जो बहुत डर हैं उनके लिए भी, तो ये नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। सही बात है, बिल्कुल बच्चों को क्या मिलना चाहिए बेटा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनका एजुकेशन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, चिल्ड्रन हैव द नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस टू द वर्ल्ड। यहाँ पे बेटा मेक सेंस है मतलब कंस्ट्रक्शन से ही है। ठीक है, मतलब क्या है, बच्चे के अंदर क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने जो वर्ल्ड होता है उसमें अपना कंस्ट्रक्शन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये कहते हैं चिल्ड्रन जो एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड होकर ही सीखता नहीं बेटा, वो टेम्परेरी होता है। ये कहते हैं कि जब बच्चों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फाइनल फॉर्म में दे दी जाए, बिल्कुल आंसर तैयार दे दिया जाए, तब वो सीखेगा। नो बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पहले पता होंगे तो आप कभी कोशिश नहीं करोगे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की। ठीक है, चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी टू बिहेव इन अनरूली वेज दैट नीड टू बी करेक्टेड। अगर बेटा हम उनके साथ गलत व्यवहार करके उनको सिखाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं सीखेंगे। बच्चे के अंदर खुद के अंदर एबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है वर्ल्ड में रह के। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। अगर हमारे को बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? तो उसमें क्या आता है बेटा, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथम बेस्ट है। अब इसमें कौन सी नहीं है, समझे बात को। देखिए, फंक्शनल फिक्सडनेस एंड रेस्पॉन्स सेट, याद रखिएगा ये क्या करती हैं, दोनों चीजें मेंटल की जो एबिलिटी होती है उसे हिंडर करती हैं, क्रिएटिवली सोचने के लिए बेटा हिंडर करती हैं।
कि ऐसे हिंडर करती हैं, बात को समझना। रिस्पॉन्स सेट की अगर मैं बात करूँ, बेटा रिस्पॉन्स सेट में क्या होता है कि हमारे जो पहले से फॉर्मूले चले आ रहे हैं, लाइक इन मैथ्स, जैसे मैंने पहले एक फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लिया, तो आगे के 10 क्वेश्चन भी मैं उसी फॉर्मूले से करूँगी। मैं नई उसके अंदर कुछ भी लाने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं उस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश नहीं करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए बेटा, पहले क्या होता था, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले होते थे, हम लोग सॉल्व करते थे, फॉर्मूले से सॉल्व करते थे। अब क्या होगा कि अगर आप वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ रिस्पॉन्सिव सेट। अब बेटा उसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या है, शॉर्टकट तरीके भी हैं, ठीक है? लेकिन बच्चा क्या करता है, उस शॉर्टकट तरीकों को नहीं आज़माना चाहता, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, बच्चे की एबिलिटी को हिंडर कर रहा है। उसी तरीके से क्या है बेटा, हमारा फंक्शनल फिक्सिडनेस, इसमें क्या होता है कि हमारे को जो काम जैसे करना है हम उसको वैसे ही करेंगे। हम उसमें बेटा अपना माइंड लगाने की कोशिश नहीं करते, नई चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? फंक्शन से रिलेटेड हो गया यहाँ पर आपका। तो इसलिए बेटा ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, हिंडर करती हैं, ना कि क्या आपकी आपकी एबिलिटी को बढ़ावा नहीं देती बल्कि रोकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। Next है, a teacher is designing a lesson plan for a group of students with the varying level of understanding of topic. ये कहते हैं एक टीचर है, वो लेसन प्लान बना रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे बच्चों की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेके अलग अलग है। According to the Vygotsky theory, which of the following should the teacher consider when designing the lesson? Vygotsky के अकॉर्डिंग बेटा टीचर को कौन सी चीज को कंसिडर करना चाहिए जब वो लेसन को क्या कर रहा है, बना रहा है? The teacher should ask each student to work individually on the specified problem. क्या टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे को बेटा, हर एक बच्चे को जा जाके स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने को बोलना चाहिए? क्या टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए सभी स्टूडेंट को सेम लेवल ऑफ चैलेंज? नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। देखिए हर एक बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है, अगर आप सेम चैलेंज दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। The teacher should consider each student's current level of understanding and provide appropriate support to help them to the reach. बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या करना चाहिए टीचर को हर एक स्टूडेंट का जो करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसे कंसिडर कर कर उसे ध्यान में रखते हुए बच्चे को एक प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। इसी को बेटा हम स्कैप फोल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे को का जो करंट लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, उसको सपोर्ट देके उसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना। स्कैफोल्डिंग बेसिकली मतलब सपोर्ट देना बच्चे को, ठीक है? टीचर शुड ओनली फोकस ऑन द स्टूडेंट हु आर रेडी। क्या टीचर को सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ध्यान देना चाहिए जो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं? नहीं बेटा, उनका क्या, जिनको नहीं अभी पता, जिनको एक सपोर्ट की जरूरत है, टीचर को उन्हें सपोर्ट भी तो देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि लैक रीडिंग फ्लुएंसी, यानी कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, रिवर्जन ऑफ वर्ड्स को रिवर्स करने में दिक्कत हो रही है, ये टेंडेंसी टूवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन आर आइडेंटिफाइड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बेटा ये सब किसकी हमारी प्रॉब्लम होती है? ये होती है बेटा डायलेक्सिया की। रीडिंग, अगर हमें रीडिंग में दिक्कत आ रही है तो ये सब किस चीज का है? डायलेक्सिया का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एन एनवायरनमेंट विच एंश्योर्स। स्टूडेंट को बेटा सबसे ज्यादा मोटिवेटेड कहाँ होगा लर्निंग अगर उसे करनी है, तो कौन से एनवायरनमेंट में वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा? जहां डर होगा? बिल्कुल भी नहीं। जहां रिजेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे बेटा? जहाँ पे बिलोंगिंगनेस, जहां उसे लगेगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, जहां वो सेफ फील करेगा। तो क्या आएगा बेटा? ए एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। अगर बेटा हम कंजर्वेटिव एजुकेशन से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो हमारे को किस चीज की जरूरत है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की तरफ जाना, इंटीग्रेटेड करिकुलम से स्टैंडर्डाइज करिकुलम की तरफ जाना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड की जगह पे मास्टरी पे ध्यान देना, टीचर सेंटर की जगह एग्जाम सेंटर। तो आपको बेटा सारे ऑप्शन देख के खुद ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा बताइए बेटा? हमें किस पे ध्यान देना चाहिए बेटा?
हमें ध्यान देना चाहिए बेटा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स की। एक सेकेंड। तो बेटा इसमें क्या होगा, देखिए हमारे को किस पे फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल की जगह मास्टरी ओरिएंटेड गोल की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब मार्क्स के लिए काम करना, ग्रेड्स के लिए काम करना, पीयर से कंपटीशन के लिए काम करना। और मास्टरी ओरिएंटेड गोल मतलब हमारे अंदर जो स्किल्स है, हमारे अंदर जो काबिलियत है बेटा, उसके ऊपर ध्यान देना। ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए हमें काम नहीं करना। हमें किसके लिए काम करना है, हमने जो चीज़ें सीखी हैं उस पे मास्टरी करने के लिए, उस पे डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन लर्निंग न्यू information which of the following is a helpful strategy for children to use to ensure they understand the content material। तो ये बोलते हैं कि हम जब नई इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो बच्चों के लिए क्या है बेटा यूजफुल है, ये इंश्योर करती है कि उन्होंने मटेरियल को आपका क्या है अच्छे से सीख लिया। तो इसमें बेटा ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए। Which of the following is a helpful strategy for children to use to ensure they understand the content material? ठीक है। तो बेटा देखिए reading the information once, ठीक है, asking question and seeking clarification, pretending to understand, मेकिंग अप देयर ओन मीनिंग फॉर अनफैमिलियर टर्म्स। देखिए आप एक ये सबसे नेगेटिव इसमें लग रहा है कि आप ऐसे प्रिटेंड करें कि जैसे आपको चीजें समझ में आ गई। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको नई चीजें समझ में आई है नहीं आई है। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका कट जाता है। सॉरी वेट। क्वेश्चन इज व्हेन लर्निंग new information, which of the following is a helpful strategy for children to use ensure they understand the material? Okay, content material समझिए। नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछना और क्लैरिफिकेशन लेना, ये भी सही है। समझने का नाटक करना और मेकिंग अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। ओके ओके। सो गाइस इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा, तो देखिए बेटा इसमें क्या है ना, ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, ए और बी सही है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ये प्रिटेंड करना कि आपको समझ में आ गया, तो बेटा अगर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि आपको चीजें समझ में आ गई, तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे फिर उस चीज को। या अगर आपको जिन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, उन टर्म्स को बेटा आप क्या है खुद का अपने आप ही मीनिंग बना लेंगे, तो वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? वन। ठीक है, ए एंड बी मेरा सही आंसर होना इसके अंदर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher should create a classroom culture where students' motivation to learn is primarily focused to। कि ये कहते हैं बेटा एक टीचर है उसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट कल्चर कैसा बनाना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करे। ठीक है। तो बेटे अवॉइड शेम ऑफ अपीयरिंग इग्नोरेंट, compete with each other, understand and appreciate the process of learning, prove their worth to others। ऐसा क्लासरूम बनाना चाहिए बेटा जहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग को वो समझे और अप्रिशिएट करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion का। मेल कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज एंड बुक्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरस while फीमेल कैरेक्टर्स आर शोन एज warm एंड सेंसिटिव। कहते हैं कि मेल कैरेक्टर्स को स्टोरीज और बुक में बेटा स्ट्रॉन्ग और एडवेंचरस दिखाया जाता है, जबकि फीमेल कैरेक्टर्स को वार्म और सेंसिटिव। स्कूल और करिकुलम इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर रोल आइडेंटिटी एज दे आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही इन्होंने बोली है कि जो बुक्स और आपके करिकुलम होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे होता है। देखिए बच्चा क्या करता है, सबसे पहले चीजें जो होता है ना वो स्कूल और करिकुलम से ही सीखता है, जो वो सीखता है वही अपने माइंड में बेटा वो बनाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं और रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन अगेन।
Children who are struggling with dyslexia have trouble in phonological processing that makes it hard to decode words. All the children benefit from being encouraged in their area of interest and ability. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है वो बच्चे जिनको डायलेक्सिया की दिक्कत होती है उनको बेटा फोनोलॉजिकल मीन साउंड से रिलेटेड जो होती है आपकी प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो जो वर्ड्स हैं उन्हें डिकोड नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है ये। जितने भी बच्चे होते हैं बेटा उनको इस एरिया अपने जो एरियाज होते हैं इंटरेस्ट के एबिलिटी से अगर हम एनकरेज करें तो उनको बेनिफिट मिलता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। आंसर क्वेश्चन है नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस में पीयर्स का काम क्या होता है। क्या पीयर्स का कोई मेजर इन्फ्लुएंस नहीं होता सोशलाइजेशन में। पीयर्स का बहुत कम आपका इन्फ्लुएंस होता है। पीयर्स हमारे प्राइमरी एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के चिल्ड्रन के। पीयर्स का ग्रेट इन्फ्लुएंसेशन होता है सोशलाइजेशन का ड्यूरिंग एडोलसेंस में rather than during अर्ली चाइल्डहुड में। तो बेटा इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए पीयर्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है सभी बच्चों की लाइफ में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कब होता है, एडोलसेंस एज में। क्यों, बच्चे सबसे ज्यादा उस टाइम अपने पीयर्स के साथ रहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बेटा वो फैमिली के साथ रहते हैं तो वहां पे इतना नहीं होता, लेकिन एडोलसेंस एज में सबसे ज्यादा पीयर्स के साथ रहते हैं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसी टाइम पे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट। लर्निंग को लेके बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज जो सेंस बनाता है, ठीक है। न्यू लर्निंग आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होती है, सही है। सोशल इंटरेक्शन हिंडर करता नहीं बेटा, हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन से तो लर्निंग क्या होती है बेटा, आपको उसका अच्छा असर मिलता है। सोशल इंटरेक्शन से तो बच्चा अपनी लर्निंग बनाता है, सीखता है। नेक्स्ट है, एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की जो लर्निंग है उसमें लर्निंग को सपोर्ट फैसिलिटेटेड कब होता है, जब एक्टिविटीज इंटरेक्टिव और कोलैबोरेटिव होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कंटेंट डिस्कनेक्टेड होगा तो बेटा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। पेडोलॉजी अगर टीचर सेंट्रिक रहेगी, कल्चरली इंडिफरेंट रहेगी तो आप बोर होगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर टास्क आपको बेटा बिल्कुल अनक्लियर वे में, डिसऑर्डरली वे में दिया जाए तो तब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, though height and body builds are primarily inherited characteristics, good nutrition and exercise also make a difference। ये तो बेटा सबको पता है कि हाइट और बॉडी का जो बिल्ड होता है वो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से भी फर्क पड़ता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट इन देयर इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि हेरिडिटी से एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एडेप्टेशन शुड बी मेड इन। एडेप्टेशन कहाँ होनी चाहिए बेटा, लर्निंग गोल्स में, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज में, प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट में, या असेसमेंट में। ये पूछते हैं एक इंक्लूसिव क्लासरूम जो है उसमें एडेप्टेशन जो होनी चाहिए वो किस चीज के अंदर होनी चाहिए। देखिए बेटा एडेप्टेशन आइडियली आपकी जो होती है वो सभी चीजों के अंदर होनी चाहिए, लर्निंग गोल्स में भी, स्ट्रेटेजीज में भी, सपोर्ट में भी, असेसमेंट में भी। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following does not come under the category of sensory impairment। सेंसरी इम्पेयरमेंट में बेटा आपका कौन सी चीज नहीं आती। सेंसरी मतलब सेंसेस, ठीक है, सेंसरी। अब देखिए सेंसेस हमारे क्या है, आईज है, स्किन है, ठीक है, आपके टंग है, नोज है, ये सब क्या है, ईयर्स है, ये सेंसेस है। तो यानी कि इनके अंदर जो इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है, वो होगा। अब इसमें देखिए कलर ब्लाइंडनेस आई से रिलेटेड हो गया,
तो ये सेंसरी इम्पेयरमेंट पे आएगा। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि ईयर से रिलेटेड हो गया, तो ये भी आपका किस में आएगा, सेंसरी में आएगा। पार्शियल लॉस ऑफ विजन, ये आई से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा क्या होता है बेटा, सेंसेस होते हैं। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या होता है बेटा, डिसग्राफिया एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चे की राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, तो बेटा राइटिंग हमारे सेंसरी का पार्ट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes on transforming assessment by, एनईपी जो होता है बेटा 2020 का, वो किस चीज के ऊपर ध्यान देता है, डिवैल्यूइंग सोशल कल्चर नो, एग्जीक्यूटिंग समेटिव फॉर्म ऑफ असेसमेंट नो, इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, प्रैक्टिकली यूनिटरी नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो बेटा आपका जो एनईपी 2020 है वो इस बात पे ध्यान देता है कि जो बच्चा है वो क्या करे, खुद का भी असेसमेंट करे और पीयर का भी असेसमेंट करे। सो ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज वी आर क्रॉसिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। Following live Vygotsky ideas, a teacher decided to give hints and cues to the student who were stuck on a given problem and let the student try to solve that problem again. By doing so, teacher is providing the concept of I told you। अभी बताया था बेटा, जब टीचर बच्चा कोई चीज सीखना चाहता है, ठीक है, बच्चे को वो चीज नहीं आती, तो बच्चा उसको सीखना चाह रहा है, अब टीचर उसे हिंट दे रहा है, उसे क्यू दे रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है बेटा, वो कौन सा फोल्ड क्या कर रहा है, स्कैफ फोल्डिंग, एज पर स्कैफ फोल्डिंग एंड एज पर सपोर्ट, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। सो गाइज दिस इज ऑल। हमने बेटा 8 फरवरी 2026 के सीडीपी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए और बेटा जो भी हमारे करंट क्वेश्चंस पेपर होंगे उसको सॉल्व कराऊंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटा। थैंक यू सो मच।